जो कुछ हमें स्कूलों में सिखाया गया, क्या वो हमेशा पूरा सच था? चलिए, आज भारत के बारे में कुछ ऐसी बातों को जानते हैं जो शायद हमें सोचने पर मजबूर कर दें। एक सीधा सा सवाल, जो इतिहास हमें पढ़ाया गया, क्या वो पत्थर की लकीर है, या फिर कहानी के कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जिन्हें शायद जानबूझकर या अनजाने में छोड़ दिया गया? पहला और सबसे बड़ा मिथक, हमें दशकों तक यही बताया गया कि भारत तो बस एक जियोग्राफिकल एरिया था जिसे अंग्रेजों ने आकर एक देश बनाया। पर क्या ये सच है? इसका जवाब देखिए हजारों साल पहले ही मिल गया था। विष्णु पुराण साफ साफ कहता है, वो जमीन जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है उसे भारतम कहते हैं। और ये सिर्फ एक भौगोलिक परिभाषा नहीं थी, इससे कहीं ज्यादा थी। और ये एकता सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं थी, बिल्कुल नहीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक संगठित राष्ट्र की बात की गई है। आदि शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों में 4 पवित्र धाम स्थापित करके इसे एक सांस्कृतिक धागे में पिरोया। और चक्रवर्ती सम्राट का आदर्श, मतलब एक छत्र राजा का विचार, हमेशा से हमारी सोच का हिस्सा रहा है। तो असल बात यह है कि पॉलिटिकल तौर पे भले ही भारत 1947 में एक हुआ, लेकिन एक कल्चरल नेशन के तौर पे, एक सांस्कृतिक राष्ट्र के तौर पे इसकी चेतना हजारों साल पुरानी है। अच्छा, अब आते हैं अगले मिथक पर। भारत की छवि अक्सर एक गरीब देश की रही है ना? लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था, या ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है? जरा ये आंकड़ा देखिए। लगभग 1700 साल तक दुनिया की कुल कमाई का करीब 1/4 हिस्सा, मतलब 25%, अकेले भारत से आता था। भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था। और ये चार्ट दिखाता है कि कैसे सब कुछ बदल गया। 1700 में जो हिस्सा 25% था, वो अंग्रेजी शासन के अंत तक 1950 में गिरकर सिर्फ 4% रह गया। ये गिरावट कोई इत्तेफाक नहीं थी। तो असलियत यह है कि भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर था। आज की गरीबी उन 200 सालों के सिस्टमैटिक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का नतीजा है, ना कि हमारी ऐतिहासिक पहचान। चलिए, अब एक हल्के फुल्के लेकिन बहुत दिलचस्प मिथक पर आते हैं। हम सबने अपनी जीके की किताबों में पढ़ा है कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन क्या ये ऑफिशियल तौर पर सच है? जरा ये टेबल देखिए। जब एक आरटीआई के जवाब में खेल मंत्रालय से पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि सरकार ने किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया ही नहीं है। हाँ, टाइगर और मोर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, पर हॉकी नहीं। तो सीधी सी बात है, हॉकी का एक शानदार इतिहास रहा है, लेकिन कानूनी तौर पर भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। सरकार का मकसद सभी खेलों को बराबर बढ़ावा देना है। ये एक और बहुत कॉमन गलतफहमी है, और ये अक्सर भाषाई बहस का कारण भी बनती है। क्या हिंदी सच में हमारी राष्ट्रभाषा है? इस पर हमारा संविधान बिल्कुल क्लियर है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी हमारी राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और अंग्रेजी सहयोगी राजभाषा। इन दोनों शब्दों में जमीन आसमान का फर्क है। ये चार्ट भारत की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को दिखाता है। जहां करीब 44% लोग हिंदी बोलते हैं, वहीं ये कई दूसरी प्रमुख भाषाओं में से एक है। हमारा संविधान सभी 22 अनुसूचित भाषाओं को सम्मान देता है। तो संवैधानिक सच्चाई यही है कि भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। इसकी असली ताकत इसकी विविधता में है, एक रूपता में नहीं। अगर अब तक की बातें हमें भी सोचने पर मजबूर कर रही हैं, तो एक लाइक जरूर करें। इससे हमें ऐसे और भी सच सामने लाने में मदद मिलती है। ये एक ऐसी थियरी है जो लगभग 350 सालों तक हमारी इतिहास की किताबों का हिस्सा रही कि बाहर से आए आर्यों ने एक महान सभ्यता को खत्म कर दिया। इस थ्योरी के मुताबिक मध्य एशिया से आए घुड़सवार योद्धाओं ने यहाँ के मूल निवासियों को हराया और वैदिक संस्कृति की स्थापना की। लेकिन इस कहानी के पीछे सबूत कितने हैं? अब जरा विज्ञान की बात करते हैं। हरियाणा के राखीगढ़ी में मिले 4500 साल पुराने कंकालों के डीएनए एनालिसिस से एक चौंकाने वाली बात सामने आई। इन लोगों में मध्य एशियाई स्टेप डीएनए था ही नहीं। इसका मतलब है कि यहां बाहर से आकर कोई आबादी नहीं बसी थी। तो आज का साइंटिफिक कंसेंसस यही है कि किसी आर्यन आक्रमण का कोई सबूत नहीं है। भारतीय सभ्यता का विकास यहीं की जमीन पर यहीं के लोगों ने किया। एक और धारणा यह है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में शिक्षा का अधिकार सिर्फ कुछ ऊंची जातियों के पास था। क्या मैकाले से पहले भारत एक अनपढ़ राष्ट्र था? धर्मपाल की किताब द ब्यूटीफुल ट्री में 1820 के दशक के ब्रिटिश सर्वे के आंकड़े एक बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं। इस टेबल को देखिए।
बेल्लारी जिले के स्कूलों में 47% से ज्यादा छात्र शूद्र कहे जाने वाले समुदायों से थे, जो ब्राह्मण छात्रों की संख्या से दोगुने से भी ज्यादा थे। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में एक बहुत ही इंक्लूसिव और ग्रास रूट्स लेवल की शिक्षा प्रणाली थी, जो कुछ गिनी चुनी जातियों तक सीमित नहीं थी। इतिहास की किताबों में अक्सर भारतीय राजाओं को विदेशी आक्रमणकारियों से हारते हुए दिखाया जाता है। इससे एक ऐसी धारणा बनती है कि हमारा मिलिट्री हिस्ट्री सिर्फ हार और बचाव का रहा है। लेकिन सच इससे बहुत अलग है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया था। राजेंद्र चोल ने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई और दक्षिण पूर्व एशिया तक जीत हासिल की। और हरि सिंह नलवा ने अफगानों को हराकर उस सीमा को सुरक्षित किया जहां से सदियों से हमले होते थे। तो असलियत यह है कि भारतीय इतिहास में सिर्फ बचाव ही नहीं, बल्कि आक्रामक और शानदार सैन्य जीतों की भी कहानियां हैं, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर आप इतिहास और वर्तमान के ऐसे ही छिपे हुए सच जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर में बस एक विचार, सवाल पूछना गलत नहीं है, शायद बिना सवाल किए हर बात को मान लेना गलत है। सोचने के लिए शुक्रिया।